नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जो है राजनीति विज्ञान का घटना चक्र लगा रहे हैं। उसमें से अभी हम लोगों ने जो थ्योरी है वो ख़त्म किया है और थिंकर्स को शुरू किया था। तो आज जो है 89th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लगभग 30 प्रश्नों को लगाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। 89th क्वेश्चन रहेगा कि कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन में है विधि का निर्माण करना, अति भौतिक जीवन जीना, विधि को लागू करना, अतताई अधिकारियों को दंडित करना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो कौटिल्य का राजा का मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा कि लॉ मेकिंग। ठीक है, लॉ मेकिंग और उसको जो है ऑर्डर मिलाना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो यानी कि विधि को लागू करना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगी। इसकी व्याख्या देखेंगे। कौटिल्य ने राजा को विधि व्यवस्था बनाए रखने का सर्वोत्तम प्राधिकार सौंपा है। ठीक है, यानी कि विधि व्यवस्था को वो सुचारू रूप से चला सके, यह अधिकार केवल राजा को है। राजा यह देखें कि सभी लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हुए वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखें। ठीक है, यानी कि जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य का पालन करें और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखें। ठीक है, वो वर्ण व्यवस्था को बताते हैं 4 प्रकार की, तो उसको देखना पड़ेगा। 19th क्वेश्चन है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछता है। तो अरस्तु, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, हॉब्स। तो दोस्तों कौटिल्य को जो है पश्चिमी विचारक हैं जो मैकियावेली को मध्ययुगीन विचारक भी कहा जाता है और इनकी जो मुख्य पुस्तक है द प्रिंस है। ठीक है ना, इनकी मुख्य पुस्तक है प्रिंस। और इन्होंने ही क्या है 2 तलवारों का सिद्धांत भी दिया था, 2 स्वर्ड्स थ्योरी, 2 तलवारों का सिद्धांत। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैकियावेली, तो कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। देखिएगा, प्रसिद्ध यूरोपीय विचारक निकोलो मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से की जाती है। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ था। राष्ट्र राज्य के सिद्धांत के प्रवर्तक होने के कारण मैकियावेली को आधुनिक चिंतन राजनीति का जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसको बोलते हैं, तो वह बोलते हैं मैकियावेली की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूछता है आपसे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आगे, एक सेकेंड। राजा की सुरक्षा और विस्तार की दृष्टि से कौटिल्य और मैकियावेली अत्यधिक समानता पाई जाती है। ठीक है, राज्य की सुरक्षा और विस्तार की दृष्टि से कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों में क्या है, एक समानता पाई जाती है। दोनों अपने विचारों में राजनीति के अंतर्गत छल कपट और मिथ्याचरण को मान्यता प्रदान करते हैं। मतलब कि राजनीति के लिए जो है यानी सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए और विस्तार के लिए क्या है, छल कपट और मिथ्याचरण को भी किया जा सकता है। आइए अगला देखेंगे। 91वां प्रश्न है, कौटिल्य समर्थक था राजतंत्र का, सीमित राजतंत्र का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तो जो कौटिल्य थे वह सीमित राजतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखेंगे व्याख्या। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र मानते हुए उसे कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से क्या होता है, बंधा होता है। राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हुए भी उसे निरंकुश शक्तियाँ नहीं देते। मतलब कि राजा की शक्तियों पर क्या करता है, अंकुश लगाता है। शक्तियों पर क्या है, अंकुश लगाता है। उन्होंने राजा की दिनचर्या को भी पहरों में बांटा था, मतलब कई पहरों में बांटा है। देखेंगे वो राजा के लिए 2 दिन तथा रात को 8-8 पहरों में विभाजित करते हैं। ठीक है, राजा के लिए दिन तथा रात को 8-8 पहरों में बांटता है। ठीक है, कभी ये पूछ सकता है कि पहर को कैसे बांटते हैं, तो दिन और रात को 8-8 पहरों में बांटता है, यानी कि 8 पहरों में 8। अगला है 92वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व हैं। इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि राज्य के कौन से तत्व हैं। जब थ्योरी पढ़ रहे थे आप तो उसमें राज्य के 4 तत्वों को बताया जाता है। ठीक है ना, 4 तत्वों को बताया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं कि कौटिल्य के अनुसार पूछ रहा है, राज्य के तत्व हैं 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व हैं। ठीक है, राज्य के 7 तत्व हैं, जिसको कौटिल्य क्या बोलते हैं, 7 तत्वों को क्या बोलते हैं,
राज्य का सप्तांग सिद्धांत। क्या? सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? राज्य का सप्तांग सिद्धांत इसी को बोलते हैं। इसके बारे में वो 7 तत्वों से मिलकर बताते हैं कि राज्य बना होता है। ठीक है, और वैसे जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो 4 तत्व आपको गिना जाते हैं। कौन से वो 4 तत्व हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उसमें से सबसे प्रमुख जो तत्व है वो मैं बता देता हूँ, तो वह होती है संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक है, उसको जो है आत्मा कहा जाता है राज्य की। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखेंगे, कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, जिन्हें संयुक्त रूप से राजा के सप्तांग सिद्धांत का नाम दिया जाता है। प्रमुख 7 तत्व कौन कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, स्वामी है, स्वामी को राजा बोलते हैं। अमात्य है यानी मंत्री। जनपद है, कोश है, दुर्ग, दंड है, मित्र है। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला, चलिए, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के अनुसार जब राज्य के तत्व पूछेगा तो क्या लगाएंगे? 7 तत्व। और जब थ्योरी में आएगा तो थ्योरी में क्या है? 4 ही तत्व आपको लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि 7 तत्व लगा देंगे। तो यहाँ पर कौटिल्य और जो आपके मनु हैं, इन सब के अनुसार जो है 7 तत्व पाए जाते हैं राज्य के। देखिएगा 93, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? देखिए, हमने कहा था ना, अभी इसका अर्थ बताना पड़ेगा। तो स्वामी का अर्थ है राजा दोस्तों यहाँ पर। बाकी अमात्य, कोश, मित्र भी दिया है, तो स्वामी का अर्थ क्या है? राजा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा, कौटिल्य अपनी कृति अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है उनकी कृति। कभी कभी ये पूछता है अर्थशास्त्र किस चीज़ पर लिखी गई पुस्तक है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी जाती है? वो भी कौटिल्य के। ठीक है ना, चलिए, ये सब आपको पता है। राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, उसमें स्वामी का उल्लेख प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? राजा। राज्य का प्रमुख और महत्वपूर्ण स्तंभ है। कौन? राजा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। अगला देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार राज्य के मंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? राज्य में राज्य का जो मंडल होता है, मंडल में कितनी संख्या हो जाती है? जैसे आप उत्तर प्रदेश में जो भी ज़िले हैं, जैसे कानपुर एक मंडल है। ठीक है, कानपुर मंडल है, तो कानपुर मंडल में जो है 4 ज़िले आते हैं इसमें। ठीक है, 4 ज़िले आते हैं। तो उस तरीके से वो पूछता है कि राज्य के मंडल में मंडल की कितनी संख्या होनी चाहिए दोस्तों? देखिएगा 10, 12, 13, 14, तो वहाँ पर 12 मंडल होने चाहिए। कैसे? 12 मंडल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है देश का समूह, देशों का समूह, यानी कि एक देश के साथ कितने देश लगे हुए हैं। उन्हें मंडल में 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया है, जिसमें है विज, गिशु, अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र। ठीक है, विजिगिषु जो मेन राज्य है, जो देश को जीतने की इच्छा रखता हो, ये भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, अभी आगे आएगा। तो यह तो सामने के देश, पीछे के देश कौन कौन से हैं? पांचनिग्रह, आक्रांत, पांचनिग्रहसार, आक्रांतासार। ठीक है, यह वैसे कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त तो 2 और देश पढ़ते हैं, मध्यमा और उदासीन। इसको समझेंगे कभी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, 95वां प्रश्न है, कौटिल्य के मंडल में कितने राजा सम्मिलित है? मंडल में कितने राजा सम्मिलित है दोस्तों? वही 12 है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। 96वां प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है। योगक्षेम सिद्धांत क्या है दोस्तों? अपराध के लिए दंड नहीं, शासक की समृद्धि और गरिमा नहीं, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो योगक्षेम है उनका जो सिद्धांत है, वह प्रसन्नता और समृद्धि के विचार से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य जो है सामाजिक समझौते के पक्षधर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा। राज्य की उत्पत्ति से वो कौन सा जो है सिद्धांत समझते हैं राज्य की उत्पत्ति का? सामाजिक समझौते का जो विचार को वो बताते हैं। मत से न्याय से तंग आकर, क्या है? मत से न्याय से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा कृषि उपज एवं 6वां भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया। इसके बदले राजा उनको यह योगक्षेम को बनाए रखे। अच्छा, ये मनु का क्वेश्चन है, क्योंकि मनु और जो है
इनका क्या नाम से प्राचीन विचारक हैं मनु और कौटिल्य, इनका जो है लगभग विचार सेम ही मिलता है, ठीक है। तो योगक्षेम को बनाए रखें। अगला देखेंगे 97th, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यह क्वेश्चन जो है आपका सिद्धांत में भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह कौन देता है कानून की परिभाषा? दोस्तों यहाँ पर ऑस्टिन महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ऑस्टिन को कानूनी संप्रभुता का क्या बोलते हैं? कानूनी संप्रभुता का जनक भी कहते हैं। संप्रभुता का मुख्य प्रवर्तक कहा जाता है। क्या? मुख्य प्रवर्तक या जनक कह ले। कानूनी संप्रभुता, संप्रभुता के जनक किसको बोला जाता है? वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा, ऑस्टिन इंग्लैंड के विधान शास्त्री हैं, ठीक है, जिसने जो है 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र का व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पूछता है बार बार, में सिद्धांत संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था। बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून परंपरा के बीच भेद करना, परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही क्या है? कानून है। ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया कानून ही क्या है? आदेश है। अपने इस विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया है, जैसे कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी आज्ञा के पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति इस प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज से उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। मतलब क्या है? संप्रभुता का ये सिद्धांत बताते हैं कि अगर कोई एक राज्य है, ठीक है, और एक दूसरा राज्य है, अगर ये राज्य जो है इस राज्य की बात मानता है और इनके अनुसार चलता है, तो यह वाला राज्य जो है, यानी ए राज्य, ए है ये बी है, तो ए राज्य क्या है? मुख्य सत्ताधिकारी राज्य हो जाएगा, ठीक है। अगर ये राज्य और ये राज्य दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो दोनों अपने आप में क्या है? मुख्य सत्ताधिकारी हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। 98वां प्रश्न है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेशों के रूप में परिभाषित किया है? दोस्तों तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? जॉन ऑस्टिन। बार बार देखिए आएगा और बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99वां प्रश्न है, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। फिर से वही प्रश्न है, तो यहाँ पर भी आप ऑस्टिन लगा देंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, ठीक है। सरकार की उत्पत्ति, ठीक है, इसके द्वारा बल प्रयोग की बात कर रहा है। किसके? बल प्रयोग की बात करता है। यह कथन कौन बोलता है भाई? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर, रूसो। दोस्तों यहाँ पर स्पेंसर महोदय हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन बी, स्पेंसर। देखेंगे, स्पेंसर के अनुसार राज्य सत्ता का उदय व्यक्तियों के भय का फलस्वरूप होता है, ठीक है, व्यक्तियों के भय के फलस्वरूप होता है। राज्य सत्ता के विकास से शक्तिशाली व्यक्तियों का आतंक छा जाता है। इनकी सत्ता से अन्य व्यक्ति भयभीत होने लगते हैं। इस भय के कारण ही शक्तिशाली राज्य उन पर नियंत्रण रखने लगता है, ठीक है। भय के कारण ही क्या करता है? शक्तिशाली व्यक्ति क्या करता है? उन पर नियंत्रण रखने लगता है। यह नियंत्रण राज्य सत्ता का प्रथम स्तर होता है। जैसे अब छोटा सा उदाहरण है, स्पेंसर का कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई राज्य है, राज्य में कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और यह व्यक्ति जो है यहाँ पर थोड़ा सा बलशाली है, बाकी ये ढेर सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, एक जगह पर ये ढेर सारे व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए ये व्यक्ति थोड़ा सा क्या है? बलशाली है या बदमाश टाइप का है, तो क्या करेगा? जो है थोड़ा सा बदमाशी वाले कार्य करेगा। जब बदमाशी का कार्य करेगा तो ये लोग क्या करेंगे? ये सभी क्या करेंगे? डरेंगे। जब डरेंगे तो बस क्या है कि जैसे आएगा डांटेगा, जो भी कहेगा, जो भी करने कहेगा, तो ये लोग उसके विचारों को मानेंगे, ठीक है। तो बस यही क्या है, धीरे धीरे वो क्या करेगा? इन पर नियंत्रण करने लगता है। तो बस यही बात वो बोलते हैं कि नियंत्रण करने लगे, मतलब इस भय से, भय के कारण ही क्या है? शक्तिशाली व्यक्ति यानी कि जो बदमाश है उन पर क्या करने लगता है? नियंत्रण रखने लगता है। यह नियंत्रण ही राज्य सत्ता का प्रथम स्तर इसको बताते हैं वो। अगला 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कानून का समादेश सिद्धांत यानी
कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो कौन किसको बोलते हैं दोस्तों, वही आपको जॉन ऑस्टिन को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। कानून का समादेश, कमांड ऑफ थ्योरी ऑफ लॉ, या कानूनी संप्रभुता, या कानूनी संप्रभुता, या प्रभुसत्ता भी कभी कभी आता है, प्रभुसत्ता, ठीक है। चलिए देखिएगा, जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानूनी उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, कानून संप्रभु की आज्ञा या आदेश है, इस तरीके से पूछता है। ऑस्टिन के कानून की इस परिभाषा को 3 तत्व निहित थे। कौन कौन से 3 तत्व हैं दोस्तों, तो संप्रभुता है, आदेश है यानी कि समादेश जिसको बोलते हैं, शस्ति अर्थात संप्रभु की आदेश का अवहेलना करने वाले दंड को देने की शक्ति, ठीक है, यानी कि दंड देने की शक्ति। शक्ति का मतलब है, शस्ति का मतलब है दंड देने की शक्ति एक तरीके से। तो क्या क्या है, संप्रभुता है, आदेश या समादेश या शस्ति, 3 ठो। इस प्रकार ऑस्टिन कानून को संप्रभु का आदेश या समादेश मानता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया है, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम है द ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसी में जो है संप्रभुता की एकलवादी, इसी को क्या बोलते हैं, कानूनी, ठीक है। अब ये थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं तो बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 102वां प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, बिल्कुल तुरंत लगा देंगे कौन, जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन ए। 103वां प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, फिर से किसको लगाएंगे, जॉन ऑस्टिन को। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है जॉन ऑस्टिन का, ठीक है, ऑप्शन सी। कानून संप्रभु का आदेश है, फिर से ऑस्टिन, ऑप्शन ए। देखिए यही सब प्रश्न भरा हुआ है। 105वां है, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना क्या होती है, पुष्ट होती है या पुष्टि होती है। देखिएगा, कौटिल्य, लेनिन, हीगल, माओ। तो दोस्तों युद्ध हितकर है, युद्ध को हितकर बताता है, तो यह हो जाएंगे हीगल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा, हीगल युद्ध के पूर्ण समर्थन करते हैं, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से सब कुछ निकल आ जाएगा। देखिएगा, हीगल युद्ध को पूर्ण समर्थन करते हैं, वह युद्ध को एक साधन मानते हैं, मतलब कि युद्ध क्या है, एक साधन है जिसका अनुगमन कर राज्य अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, तथा अन्य देश अपनी मांग मनवा सकता है, अन्य देशों से क्या है, अपनी मांग मनवा सकता है। हीगल कहता है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना की पुष्टि होती है, यानी कि राजभक्ति की भावना का क्या है, पूर्णता होती है, ठीक है। अगला 106वां प्रश्न है, अधिकार कानूनों का केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है, तथा कानूनों के पहले कोई अधिकार नहीं है, या कानून से बाहर कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों यह कथन है आपका बेंथम का उपयोगितावादी जो है विचारक हैं, कैसे विचारक हैं, उपयोगितावादी, कभी कोई पूछता है, उपयोगितावादी विचारक हैं ये जो है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या बोलते हैं कि अधिकार कानूनों और केवल कानूनों का फल है, ठीक है। देखेंगे इनकी व्याख्या। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकारों ने ले लिया, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने ले लिया, कानूनी अधिकारों ने ले लिया। इसके बाद है, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत का मानना था कि अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य की देन होते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण और व्याख्या हमें बेंथम, ऑस्टिन जैसे कानून शास्त्रियों के विचारों में मिलती है। बेंथम के अनुसार अधिकारों का आधार केवल कानून ही है। इसके अनुसार कानून और अधिकार अनिवार्यता एक हैं। कानून उसका वस्तुपरक रूप है और अधिकार व्यक्तिपरक रूप है, ठीक है। इसके अनुसार अधिकार को 3 विशेषताएं हैं। क्या क्या 3 विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है राज्य ही अधिकारों का क्या है, स्रोत है, अर्थात अधिकार राज्य से पहले नहीं हो सकते हैं। दूसरी विशेषता देखेंगे, राज्य अधिकारों का संस्थात्मक तथा कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यही इन्हें लागू करता है, यानी कि राज्य ही। फिर क्या है कि राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, अर्थात जब कानूनों में परिवर्तन होता है तब अधिकारों को भी परिवर्तन, यानी कि राज्य को ही क्या है, यह सर्वोपरि मान रहे हैं, राज्य को ही यह सर्वोपरि मान रहे हैं, ठीक है। 107वां प्रश्न है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो विधि का लक्ष्य है इनके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है। चूँकि यह क्या है, उपयोगितावादी सिद्धांत हैं, तो उपयोगितावाद सिद्धांत का इनका यही मेन जो थीम था कि अधिकतम व्यक्तियों का क्या है, अधिकतम सुख, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
देखिएगा, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम के अनुसार कानून बनाने वालों को केवल वही कानून बनाने चाहिए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को क्या करें, बढ़ावा देते हों। सरकार का कार्य भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कानून बनाए जिससे क्या हो, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख क्या हो, सुनिश्चित किया जा सके। इनका अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देखेंगे। इंग्लैंड में उपयुक्ततावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉक के प्रकृतिवाद अधिकारों को काल्पनिक सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयुक्ततावादी के अनुभव मूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया है। ठीक है, लॉक के प्राकृतिक अधिकार क्या करते हैं, खंडन करते हैं। कौन, बेंथम। आगे देखेंगे, बेंथम के अनुसार मनुष्य से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुखों को क्या करे, बढ़ा सके और दुख से क्या है, बच सके। बेंथम ने सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा के सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, खंडन किया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत कौन, यानी कि आपका जो लॉक है। ठीक है, सामान्य इच्छा जो होती है और सामान्य इच्छा रूसो। ठीक है, रूसो की लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत क्या करते हैं, खंडन करते हैं और बताते हैं कि समुदाय का हित ही उनके पृथक पृथक सदस्यों का हित में का योग होता है। यही उनका क्या है, उपयोगितावाद है। ठीक है, समुदाय का हित जो है सर्वोपरि है, समाज के समुदाय का हित। 108वां प्रश्न है, कानून समस्त वासनाओं रहित विवेक है। इंपॉर्टेंट है। यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्धि की वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों, यह परिभाषा देते हैं आपके अरिस्टोटल महोदय यानी कि अरस्तु। एक आदर्शवादी विचारक है और प्लेटो के शिष्य भी हैं। देखिएगा, अरस्तु के अनुसार कानून समस्त वासनाओं रहित विवेक रीजन है, अर्थात ईश्वर तथा विवेक विशुद्ध वाणी है। इस प्रकार अरस्तु कानून को इच्छा से अप्रभावित विवेक कहकर पुकारता है। वह कानून को न्याय का आधार, विवेक का पर्यायवाची, नैतिकता का राजनीतिक रूप मानता है। इस प्रकार अरस्तु कानून को ऐसा उच्च कोटि का विवेक मानता है जिसे किसी प्रकार की वासनाएं, भावनाएं तथा प्रलोभन प्रभावित नहीं कर सकती हैं। 109वां प्रश्न है आपके सामने, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। देखिए, मैंने बताया था अभी, ये पूछता है तो यह सिद्धांत प्रतिपादन कौन करता है दोस्तों, तो सीधे आप क्या लगा देंगे यहाँ पर, बेंथम। ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि यह उपयोगितावाद का इनका सिद्धांत भी है, उपयोगितावाद। ठीक है, यानी कि ये बेंथम क्या कहते हैं कि राज्य को ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए। ठीक है ना, राज्य को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिससे क्या सुनिश्चित हो, राज्य के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है क्या है, आपका सुनिश्चित होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला है, देखते हैं इसमें बोल है कौन कौन से कथन सही हैं, तो सही चुनना है। आइए देखेंगे। तो बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता का अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बेंथम क्या मानते हैं, मनुष्य उपयोगिता के अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, तो एक तो राइट हो जाएगा। ठीक है, एक राइट हो जाएगा। फिर है, बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो बेंथम महिलाओं के मताधिकार का समर्थन नहीं करते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। दार्शनिक और उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे, बिल्कुल ठीक है। दार्शनिक उग्रवादी, ठीक है, दार्शनिक उग्रवादी का मतलब है बेंथम जो है क्या है, आदर्शवादियों, कल्पनावादियों का जो कल्पनावाद थी उनका क्या किया था, आदर्शवादियों क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था। जैसे आपका लॉक के सिद्धांत और रूसो का सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इस वजह से दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के क्या है, अनुयायी हैं एक तरीके से। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो देखिएगा, केवल 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी राइट। देखिएगा, बेंथम महिला मताधिकार के विषय में क्या है, मौन है। ठीक है, उनके बारे में कोई बात नहीं बोलता है। 111वां प्रश्न है दोस्तों, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना का निरूपित करने का श्रेय किसको जाता है, अरस्तु हैं, मॉन्टेस्क्यू, ए.बी. डायसी, हेराल्ड लास्की। तो दोस्तों देखिएगा, विधि का शासन कि आधुनिक संकल्पना का निरूपण, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए.बी. डायसी को जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन, ए.बी. डायसी, ए.बी. डायसी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना। बाकी विधि के शासन के बारे में जो है आपके ऑस्टिन वगैरह जो है ये सब बातें करते हैं। ऑस्टिन हैं, बोंदा हैं, हॉब्स हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या समता या विधियों के समान संरक्षण
के से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि की समझ समता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन ही पूछता है कि विधिक समझ समता कहाँ से है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे प्रोफेसर A.V. डाइसी विधि का शासन कहते हैं। क्या? रूल ऑफ लॉ। अन्य महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे। विधियों के समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि की समक्ष समता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधानों में पाया जाता है जो नागरिकों के मूल अधिकार को प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि विधि के समक्ष समानता यह A.B. डाइसी का है। यह किसका? डाइसी का है। और सभी देशों का संविधान पाया जाता है जहाँ पर क्या हो? लोकतंत्र हो। फिर है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश प्रस्तुत किए गए हैं। विधि शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधि का शासन का अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या है? विधि से ऊपर नहीं है। ठीक, यानी कि जो कानून है उस कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है। ठीक है, कानून जो लॉ है उसके ऊपर कोई भी नहीं है। 112वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा का श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो विधि का शासन के बारे में बताते हैं डाइसी। अभी जस्ट ऊपर आपने देखा है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। देखिएगा इसकी व्याख्या थोड़ा सा। तो विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता A.V. डाइसी ने विधि के शासन की अवधारणा का श्रेष्ठ व्याख्या प्रस्तुत की है। डाइसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड के संविधान को विधि का शासन के रूप में संज्ञा दी थी, जिसे आगे चलकर संवैधानिक शासन का प्रमाण बनाया गया है। ठीक है, विधिक शासन के रूप में संज्ञा दी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो डाइसी के अनुसार विधि के शासन का 3 अर्थ निहित हैं। क्या क्या? जरूर पढ़ेंगे इसको, कि कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी नागरिक को दंड दिया जा सकता है। कानून का उल्लंघन पर ही क्या है? नागरिक को दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। दूसरा है, विधि के शासन सब नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है, विधि के शासन क्या करता है कि सभी नागरिक जो है कानून के समक्ष क्या है? समान है। जैसे कोई मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, तो वो दोनों ही क्या है? दोनों ही कोई क्राइम करते हैं या विधि का अनुपालन की अवहेलना करते हैं, दोनों ही कानून के समक्ष क्या होंगे? समान रूप से उनको सज़ा दी जाएगी या समान रूप से उनका निर्णय किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, सबके लिए नियम एक बराबर है। तीसरा क्या है? इंग्लैंड में विधि के शासन यह संकेत देता है कि यहाँ नागरिकों के अधिकार संविधान के द्वारा सुरक्षित नहीं किए गए हैं, बल्कि देश के साधारण कानून में विहित उपचारों के द्वारा उन्हें जो हित लाभ और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वही यहाँ के संविधान का क्या है? आधार है। ठीक, तो ये था दोस्तों 112वां प्रश्न। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। लगभग 30 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपका घटना चक्र और राजनीति विज्ञान का। ठीक है, अगर आप TGT PGT अभी देखिए DSSB की वैकेंसी आ गई है, इसको आप लोग भर दीजिएगा। PGT और TGT का जो है अभी TGT का फॉर्म भी शुरुआत हो गई है शायद, तो भर दीजिए। बाकी HTET यानी हरियाणा का जो है चल ही रहा है। बिहार का PGT TGT का आया हुआ है 11वां 12वां। ठीक है, तो ये सारी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं। यूपी का भरा हुआ है, तो कभी परीक्षा हो सकती है इन सब की, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और घटना चक्र ज़रूर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों की प्रकृति पता चल जाती है आपकी कि कैसा नेचर है, कैसा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितना भी जैसे इसीलिए ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं रखता हूँ ताकि आप भी उससे ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि सभी घटना चक्र लगाते ज़रूर हैं। ठीक है ना, सभी लोग घटना चक्र को जो है पढ़ते ज़रूर हैं, तो इसीलिए कम से कम क्वेश्चन जैसे 30 हैं, 30 प्रश्न लगभग रखते हैं ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है सभी परीक्षाओं में। चलिए फिर यहीं से विदा लेते हैं आज के लिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आज इस वीडियो से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।